हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग संख्या का सेकंड पार्ट करेंगे, यूनिट 1 का संख्या टॉपिक जो लास्ट क्लास में किया था। एक बार हम लोग बस रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट पढ़ा था, है ना। तो देख लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पॉइंट्स पढ़ा था। एक से मैं इंक कलर चेंज कर लेती हूँ बस थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब, है ना। चलो ठीक है। हाँ, तो संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। संख्या में हम लोगों ने सबसे पहले जो जो पढ़ा था उसको देख लेते हैं। तो संख्या में पढ़ा था कि ये कैसा फिलॉसफी है, डुअलिस्टिक फिलॉसफी है ना। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये रियलिज्म पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट और मैटर को क्या मानता है, रियल मानता है। डुअलिस्टिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर किस चीज़ों की बात की गई है, प्रकृति और पुरुषा की, है ना। जिसमें हम लोग प्रकृति के बारे में पूरा डिटेल पढ़े थे, अभी पुरुषा नहीं पढ़े हैं। और एक और क्या था, डुअलिस्टिक था, रियलिज्म था, और एक और प्लूरलिस्टिक था। प्लूरलिस्टिक क्यों था? क्योंकि हम लोग पुरुषा, है ना, पुरुषा और मैटर को के बारे में पढ़ते हैं, जिसके कारण ये प्लूरल होता है ना। पुरुषा यानी सेल्फ को बहुत सारा फॉर्म्स होता है, इसीलिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ संख्या में पढ़े थे। फिर हम लोगों ने मेटाफिजिक्स पढ़ा था इसका। संख्या में हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ा था, ये कौन सा फिलॉसफी है, एथिस्टिक, यानी गॉड को नहीं मानती है। ठीक है, मेटाफिजिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला तो यही पुरुषा के बारे में, प्रकृति पढ़ा था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा था, कैसे इवोल्यूट हुआ, ये सब अभी और बचा हुआ है पढ़ना। तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोग कर चुके थे, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, आस्तिक, सांख्या ओल्डेस्ट फिलॉसफी है, ये भी भूल गए थे। कपिला दो, हाँ ये भी बात हम लोगों ने पढ़ा कि सांख्या को दो टर्म्स से जाना जाता है, एक सांख्या जो कि नंबर, और एक नॉलेज और विजडम। ठीक है, मैं फिर अभी मैं जो भी बोल रही हूँ कीवर्ड्स बोलते जा रही हूँ, तो एक बार उसको रिकॉल करते हैं। चलो, डुअलिस्टिक प्रकृति और पुरुषा के कारण मेटाफिजिक्स का, प्लूरलिटी क्योंकि मैटर सेल्फ और प्लूरलिस्टिक की बात करता है, रियलिज्म। ठीक है, फिर सांख्या, और हम लोग ये भी साथ में देख रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। क्यों? क्योंकि कभी भी एक वस्तु जो है वो विषय नहीं हो सकता, और विषय जो है वो वस्तु नहीं हो सकता। ठीक है, सब्जेक्ट कैन नेवर बी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी सब्जेक्ट, इसलिए पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़े थे, थ्योरी ऑफ कॉजेजन पढ़े थे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, थ्योरी ऑफ कॉजेजन पढ़े थे। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थ्योरी ऑफ कॉजेजन में सत्य कार्यवाद पढ़ा था। थ्योरी ऑफ कॉजेजन में हम लोग सत्य कार्यवाद पढ़े थे। ओके, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, थ्योरी ऑफ कॉजेजन में सत्य कार्यवाद में दो चीज़ पढ़े थे, एक सत्य कार्यवाद और एक असत्य कार्यवाद। पढ़े तो सिर्फ यही थे, क्योंकि सांख्या किसको मानता है, सिर्फ सत्य कार्यवाद को मानता है, यानी इफेक्ट जो कहाँ है, पहले से कॉज में है। लेकिन असत्य कार्यवाद क्या बोलता है कि जो इफेक्ट है मेरा वो पहले से कॉज में नहीं है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कॉजेजन में, हाँ सॉरी एक्चुअली कोई था, तो थ्योरी ऑफ कॉजेजन में क्या था, सत्य कार्यवाद था। सत्य कार्यवाद का मतलब क्या था, इफेक्ट जो पहले से कॉज में है, और असत्य कार्यवाद में क्या था, इफेक्ट जो है पहले से कॉज में नहीं है, नॉन प्री एग्जिस्टेंट। ठीक है, दो टर्म होता है। सांख्या ने सत्य कार्यवाद को माना है, लेकिन असत्य कार्यवाद जिसमें नॉन प्री एग्जिस्टिंग यानी इफेक्ट पहले से नहीं है। ठीक है, ये बोलता है असत्य के कार्यवाद जो है इफेक्ट पहले से नहीं है, और ये बोलता है इफेक्ट जो है पहले से कहाँ है, कॉज में प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें भी दो फॉर्म होता है, कॉज, इसमें भी दो फॉर्म होता है सत्य कार्यवाद में। पहला क्या, कि अगर इफेक्ट जो है कॉज में और रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, सच में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे दूध मिल्क में बदल रहा है, सच में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और दूसरा अनरियल अपीयरेंस है, लग तो रहा है कि कॉज से इफेक्ट आया है या इफेक्ट पहले से कॉज में, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन है, रियल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सत्य कार्यवाद परिणामवाद। फ्रेंड्स, ये इसलिए मैं बता रही हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि आप ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, परिणामवाद टर्म्स अलग अलग करके दे देता है, तो याद रखना। सत्य कार्य पहले, सबसे पहले अगर हम थ्योरी ऑफ कॉजेजन को समझे, एक सेकंड में ब्लैंक स्लाइड ऐड करती हूँ तब क्लियर होगा।
है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि क्या इफेक्ट, मैं बोलते जा रही हूँ आप लोग लिखते जाना, ठीक है। क्या इफेक्ट जो है वो प्री एग्जिस्टेंस है कॉज में, पहले से है कॉज में? अगर यस, ठीक है, तो आंसर्स दो होगा, कोई बोलेगा यस, कोई बोलेगा नो। अगर यस हाँ है, ठीक है, और कोई बोल रहा है नो नहीं है, अगर है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सत्य कार्यवाद, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा सत्य कार्यवाद। और सत्य कार्यवाद में भी दो जो इफेक्ट है, यानी कॉज से ही वो इफेक्ट आया ना, तो इफेक्ट अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, सच में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिणामवाद, ठीक है। क्या बोलते हैं, परिणामवाद। परिणामवाद, PARINAMAVADA, परिणामवादा, है ना। याद करो लास्ट क्लास में मैंने प्रकृति में बोला भी था वादा करके, है ना, जो कॉन्शियसनेस की बात की थी, अगर देखोगे तो प्रीवियस वीडियोस ध्यान से सुनो फ्रेंड्स। अगर मेरे वीडियोस को सिर्फ ध्यान से सिर्फ सुन भी लोगे ना, और जो बोलते जाते हो उसको लिख दोगे ना, आई अश्योर यू कि कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे फिलॉसफी से जब डर लगता है तो कैसे समझे उस चीज़ को, कि सामने वाले को भी समझ में आ जाए या हम खुद भी उसको समझा सकें। तो इसीलिए मैं इतना बेसिक से ऐसे मतलब क्लियर करके बता रही हूँ। तो ठीक है, यानी इफेक्ट अगर प्री एग्जिस्टेंस है कॉज में तो यस है, तो क्या सत्य कार्यवाद। और सत्य कार्यवाद में भी दो, अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन है तो परिणामवाद, और अगर अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रियल नहीं है अनरियल है, तो उसको कहते हैं विवार्तावाद। क्या बोलते हैं, विवार्तावाद, ठीक है, विवार्तावाद। अब परिणामवाद में भी अगर सांख्या का बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है सांख्या परिणामवाद या सत्य कार्यवाद परिणामवाद, प्रकृति परिणामवाद, ऐसे बोल रहा है प्रकृति का परिणामवाद, तो वो किसके द्वारा है, सांख्या के द्वारा। लेकिन अगर बोल रहा है ब्रह्म परिणामवाद, यानी ट्रांसफॉर्मेशन है, इफेक्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कौन सा परिणामवाद है, ब्रह्म, BRAHM, तो वो किसका है, वो रामानुजा का है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे वेदांता में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। फिर से एक बार रिपीट करें, इफेक्ट अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है कॉज में तो दो जवाब होगा, यस या नो। अगर यस है, हाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो कौन सा होगा, सत्य कार्यवाद। अब सत्य कार्यवाद में भी दो बात, एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन, एक अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और तो उसको रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उसको कहेंगे परिणामवाद, और अगर इसी का नाम प्रकृति परिणामवाद बोल दिया जाए तो वो संख्या का पार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्रह्म परिणामवाद बोल दिया जाए तो वो किसका पार्ट होगा, वो रामानुजा का पार्ट होगा, है ना। अब आते हैं इधर, सत्य कार्यवाद हाँ है, लेकिन अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन है, अनरियल है, तो उसको क्या बोलते हैं, विवार्तावाद। और इसको क्या बोलते हैं, चूंकि ब्रह्म क्यों बोले रामानुजा में, इसको भी ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन ब्रह्म विवार्तावाद क्यों ब्रह्म बोले, क्योंकि वहाँ गॉड को माना जाता है ना, लेकिन यहाँ गॉड को नहीं, यहाँ प्रकृति और पुरुषा को माना जाता है, तो इसीलिए क्या हो गया, ब्रह्मवाद और ये ब्रह्म विवार्तावाद, ठीक है। इसको अद्वैत वेदांता में भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि और हम लोग पढ़ेंगे भी अद्वैत में रामानुजा ही थे जो बोले थे कि वर्ल्ड क्या है, रियल है, लेकिन बाकी लोग बोलते हैं वर्ल्ड अनरियल है। तो इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे और डिटेल में जब अद्वैत वेदांता पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना सा समझना है हमको, अगर एग्जिस्ट करता है इफेक्ट तो वो क्या है, सत्य कार्यवाद। अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो क्या है, प्रकृति परिणामवाद। लेकिन अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन है और ब्रह्म परिणामवाद है तो वो किसका, रामानुजा का है। लेकिन अगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अनरियल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या है, विवार्तावाद, और उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्म विवार्तावाद, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर नहीं है, इफेक्ट पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कॉज में, तो वो क्या है, असत्य कार्यवाद, ठीक है। क्या है, असत्य कार्यवाद। असत्य कार्यवाद किसको फॉलो करता है, न्याय को, वैशेषिका को, ये सब उसमें आता है, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पे यहाँ क्या था हमारे सत्य कार्यवाद में, कोई न्यू बिगिनिंग, जो भी इफेक्ट आ रहा है वो न्यू बिगिनिंग नहीं था, है ना, नया कुछ नहीं बन रहा था, क्योंकि वो पहले से कॉज में प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ जो भी बनेगा वो क्या है, वो न्यू बिगिनिंग होगा, इसीलिए इसको क्या बोला, असत्य कार्यवाद, ठीक है। यहाँ क्या होगा, न्यू बिगिनिंग होगा। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये स्लाइड बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी फ्रॉम माई टेलीग्राम, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं या फिर मैं एज अ होल फिर से एक डाउट क्लियरिंग सेशन जब लेके आऊँगी तो उसमें मैं कर दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, ये हम लोग कर चुके थे। सत्य कार्यवाद, मिल्क और कर्ड का एक्सप्लेनेशन भी देख लिए थे, क्लॉथ का भी एक्सप्लेनेशन देख लिए थे, ये भी देख लेते कि प्रकृति सबसे पहला कॉज है, ये याद रखना। प्रकृति अनकॉज्ड है, ये खुद अनकॉज है, लेकिन ये कारण है दूसरे के कॉज का, है ना, तो इसलिए ये अनकॉज था, इटर्नल था और प्रिवेडिंग यानी हर जगह प्रेजेंट था। ठीक है, फिर और क्या है, फिर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियस एलिमेंट ज़्यादा। ठीक है, और ये अवयवता हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में, ये भी देख लिए थे। गुणाज और प्रकृति, सत्व किस कलर का होता है और क्या टेंडेंसी है, रजस किस कलर का होता है, क्या टेंडेंसी है, तामस, ये सब कीवर्ड्स है, देखते चलना है। ठीक है, स्वरूपा में भी हम लोग बात की थी कि चेंज होता है कंटिन्यूअसली, दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्वरूपा और विरूपा। स्वरूपा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन था, होमोजीनियस, और विरूपा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन था, हेट्रोजीनियस। यहाँ सत्व जो है किस में बदलेगा, सत्व में ही बदलेगा, लेकिन यहाँ जो था सत्व जो है क्या हो सकता है, किसी दो को डोमिनेट कर दे, तमस और रजस को, या तमस जो है रजस और सत्व को डोमिनेट कर दे, तो इसको हेट्रोजीनियस इसीलिए कहते थे। यहाँ पे कुछ भी कोई का डिस्टर्ब क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है एक दूसरे से, लेकिन यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके थे, ये देख लिए थे। अब यहाँ से पढ़ना, आज का टॉपिक हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पुरुषा। ठीक है, पुरुषा क्या है, तो पुरुषा जो है वो नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस है। ठीक है, प्योर कॉन्शियसनेस मतलब वहाँ मेरा प्रकृति क्या था, अनकॉन्शियस था, लेकिन ये क्या है, ये प्योर कॉन्शियस है, इसलिए बियॉन्ड द लिमिट, प्रकृति का जो लिमिट है उससे भी आगे है, बियॉन्ड है, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है ना, कोई भी बदलाव नहीं आता प्रकृति पुरुषा में। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्ट चेंजेस, इसका जो ऑब्जेक्ट होगा यानी पुरुषा का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये खुद कभी भी चेंज नहीं होता है। ये सेल्फ एरोगेशन यानी अहंकार है ना, एवर्जन यानी घृणा यानी किसी के मुंह माया से अटैचमेंट, इन सब से बहुत ऊपर है पुरुषा, ये सब चीज़ को छोड़ करके ऊपर बढ़ा है ना, तो इसी को कहते हैं पुरुषा। यानी पुरुषा सांख्य के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसा जो प्योर कॉन्शियसनेस का नेचर है, जिसमें यानी पूरे प्योर चेतना है। ठीक है, शुद्ध चेतना जिसको कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। और ये प्रकृति का जो भी लिमिटेशंस है कि प्रकृति क्या है, अचेतन मन का है, अनकॉन्शियस माइंड का है, प्रकृति डिस्टॉर्ट होता है, चेंजेस होता है, ये सब लिमिट है प्रकृति का, है ना, लेकिन पुरुषा इन सब लिमिटेशन के भी बियॉन्ड है, ऊपर है, यानी ये फ्री है डिस्टॉर्शन से, ये चेंज नहीं होता कभी भी। हाँ, इससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट होंगे वो चेंज होंगे, लेकिन खुद पुरुषा जो सेल्फ है वो कभी चेंज नहीं होगा। जो सेल्फ एरोगेंस है, अहंकार, घृणा, किसी के लिए हेट, अटैचमेंट, ये सब से ऊपर है, लगाव, इन सब चीज़ों से पुरुषा क्या है, बहुत ऊपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट। चूंकि प्रकृति क्या है, अनकॉन्शियस है, जस्ट हम बोले, लेकिन अपना पुरुषा क्या है, कॉन्शियस है। अब प्रकृति अनकॉन्शियस है, तो ये खुद का जो क्रिएशन होता है, प्रकृति का जो खुद का क्रिएशन, वो इसको एंजॉय नहीं कर सकता है, और इसीलिए हैंस अ कॉन्शियस एलिमेंट चाहिए, यानी एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सचेत हो, जो एक्टिव हो, जो कॉन्शियस हो, है ना, ताकि वो प्रकृति को यूज कर सके। तो वो प्रकृति इज वन ऑफ द इंजॉयड, प्रकृति क्या है, ऐसा जो भोग है जिसको इंजॉय किया जाता है। एंड सो अब इंजॉय, कोई चीज़ को इंजॉय किया जाता है तो उसका इंजॉयर भी होना चाहिए, यानी जो उसको इंजॉय कर रहा है, तो वो इंजॉयर कौन है, भोक्ता, यानी हमारा क्या है, पुरुषा। और यही आर्गुमेंट सपोर्ट करता है पुरुषा के एग्जिस्टेंस को। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करें इस स्लाइड को। प्रकृति क्या है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस मतलब अचेतना, यानी वो खुद बेहोश है कह सकते हो, तो वो अपने क्रिएशन को तो एंजॉय कर नहीं सकता है, जो भी वो क्रिएट कर रहा है, जो भी चेंजेस आ रहा है, तो उस चेंजेस को क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, एक ऐसा माइंड चाहिए जो कॉन्शियस हो। वो कॉन्शियस कौन है, वो हमारा क्या है, पुरुषा। क्यों, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए क्या है, भोग्य, इंजॉयड है, यानी जिसको हम इंजॉय करते हैं, जिसमें हम खेलते हैं, कूदते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन उसको कोई चीज़ है मेरे पास, सामने मान लेते हैं खिलौना है, और वो खिलौना कभी तब खेला जाएगा ना जब उसको कोई खेलने वाला होगा उस खिलौने से, है ना। उसी तरह से कोई चीज़ खाने गए तो उसको खाया तब जाएगा ना जब कोई खाने वाला हो। तो वही है, इंजॉयड, यानी प्रकृति क्या है, इंजॉयड, भोग्य है, जिसको भोगा जाता है, जिसको किया जाता है। लेकिन भोक्ता यानी जो इंजॉयर है, जो इंजॉय कर रहा है ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पुरुषा। और यही आर्गुमेंट क्या करता है, हमको सपोर्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुषा का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये स्लाइड भी क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं।
अब बात करते हैं इवोल्यूशन। फ्रेंड्स अभी तक हम लोग मेटाफिजिक्स में ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मेटाफिजिक्स हम लोग क्या क्या पढ़े, प्रकृति क्या है, पुरुषा के बारे में, थ्योरी ऑफ कॉजेजन, ये सब मेटाफिजिक्स का कीवर्ड्स है ऊपर ऊपर। अब अंदर का तो एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं। और नेक्स्ट आ रहा है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन अब हम लोग देखते हैं। तो इवोल्यूशन में क्या था हमारे, इवोल्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो इवोल्यूशन में तो हमारा यही था ना कि अगर पुरुषा और प्रकृति की बात करें तो एक दूसरे से डिफरेंट है, राइट, डिफरेंट है। और साथ ही साथ कभी भी ये दोनों एक दूसरे के बीच में नियरनेस नहीं आ सकता है, मतलब नज़दीक नहीं हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से, है ना। तो जब नज़दीक नहीं हो सकता है तो क्या होगा, तो इवोल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ नया अप्लाई होगा। और जब कुछ नया अप्लाई होता है तो वो क्या होता है हमारे लिए, वहीं पे हमारा क्या क्रिएट हो जाता है, इवोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों की क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। यानी अगर हम इवोल्यूशन के लिए बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड है, यानी जो दुनिया है या जो दुनिया के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्यों क्रिएटेड होते हैं, क्योंकि प्रकृति और पुरुषा के बीच में कांटेक्ट होने की कोशिश होता है, नियरनेस आने की कोशिश होता है, ठीक है। प्रकृति अकेला नहीं है जो दुनिया को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो मटेरियल है। उसी तरह से पुरुषा भी अकेले क्रिएट नहीं कर सकता है वर्ल्ड को, क्योंकि वो इनएक्टिव है। प्रकृति क्या है, एक्टिव है, अनकॉन्शियस है, लेकिन अकेले नहीं क्रिएट कर सकता है ना, क्योंकि वो मटेरियल है। लेकिन पुरुषा क्या है, वो भी अकेले क्रिएट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। तो इसलिए कांटेक्ट बिटवीन प्रकृति और पुरुषा नेसेसरी है, जरूरी है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होना। दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जब कांटेक्ट होता है तब इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, और वहीं से जो इवोल्यूशन होता है उसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और उसी के बेसिस पे जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, महत्व से स्टार्ट हुआ, यानी पहला इवोल्यूट हम इसको कह सकते हैं, फर्स्ट इवोल्यूट, है ना। अब क्वेश्चन राइज होता है, पहले तो पुरुषा आता है, फिर प्रकृति आता है। तो फ्रेंड्स पुरुषा अकेले कुछ इवोल्यूट नहीं कर सकता, प्रकृति अकेले इवोल्यूट नहीं करता। जब ये दोनों एक दूसरे से नियर आते हैं, पास आते हैं, तब एक चेंजेस होता है, और वो चेंजेस मेरा कहाँ से, ऑर्डर ऑफ क्रिएशन आता है महत्व से, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं महत्व। फिर दूसरा होता है हमारा क्या है, अहंकार। फिर तीसरा क्या होता है, मानस। फिर 5 सेंसेस ऑर्गन, ज्ञान इंद्रिया, फिर कर्म इंद्रिया, तन मंत्राज और महाभूताज। जैसे देखो यहाँ पर है सारा, इसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे साथ साथ। इसको जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगी ऐसे जैसे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद करके रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हम लोग प्रकृति के लिए क्या पढ़ते हैं, प्रीमोर्डियल मैटर, मूल प्रकृति यानी बेसिक है ये। और इसको हम लोग अव्यक्ता भी बोले थे, है ना, अव्यक्ता। और साथ ही साथ इसको और क्या बोले थे, इसका और कीवर्ड क्या था, कॉज, ये कॉज ओनली है ना। पुरुषा मेरे लिए क्या है, पुरुषा जो है वो है व्यक्ता, व्यक्ता, ठीक है, मतलब अ ना होके व्यक्ता है ये, ठीक है। और ये पुरुषा जो है वो ना ही कॉज है और ना ही इफेक्ट है, ठीक है, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, वो ना ही कॉज है, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ठीक है, ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है। अलग अलग नाम भी लिख दिया मैंने। व्यक्ता किसको बोलते हैं, पुरुषा को, वो ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है, क्योंकि पुरुषा क्या है फ्रेंड्स, इनएक्टिव है। जब वो कुछ करेगा ही नहीं तो किसी के लिए कोई कारण नहीं हो सकता, वो कुछ इफेक्ट भी नहीं ला सकता है। बस इस चीज़ को ध्यान रखो। हमको पता है सब कोई भूल जाते हो, है ना, तो उस चीज़ को मत भूलना। फिर से मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और इसके क्या है, टोटल 23 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से पहला जो स्टार्ट होता है हमारा बुद्धि, ठीक है, फर्स्ट इवोल्यूट, जिसको महत्व भी कहते हैं, ठीक।
महत्व क्या है, सबसे पहला प्रोडक्ट है इवोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि महत्व से क्या है, पुरुष और प्रकृति जब आपस में मिले, दोनों कांटेक्ट में आए, तब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, लेकिन जो नया बना उसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डिफरेंट। तो पहला जो आया उसको हम लोग कहें महत्व। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन इसको बोल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। फ्रेंड्स, ये फिलॉसफी का जो पेपर देखोगे एनटीए में पूछा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये तो हमें भी पढ़ना है, तो हमसे भी पूछा जा सकता है कभी भी कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन में तन्मात्रा दिया हुआ था, बुद्धि दिया हुआ था, प्रकृति दिया हुआ था और पुरुषा दिया हुआ था। एंड आई नो मैंने भी फर्स्ट टाइम जब अटेंड किया था उस क्वेश्चन को तो पुरुषा माना था, पर फिर बाद में पता चला बुद्धि है, तो मैंने लगा अरे ऐसे कैसे, हम लोग तो पहले ऐसे पढ़े हैं, पहले पुरुषा फिर प्रकृति। लेकिन नहीं, जब मैंने पूरा बहुत छाना कि ऐसा क्यों है, तब पता चला कि नहीं, बुद्धि इन दोनों के नियरनेस कॉन्टैक्टनेस आने से स्टार्ट होता है इवोल्यूशन, और उस इवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं बुद्धि। पहला इवोल्यूशन है जो कि जिसको हम लोग फर्स्ट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें इसका और क्या क्या बोल सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ये सब कीवर्ड्स बोल रहे हैं, साथ साथ लिखते चलना। ये कौन सा एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, जिसमें इसको इंटेलेक्ट भी कहते हैं। इंटेलेक्ट, INTILLECT, स्पेलिंग बोल दे रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, INTELLECT। फर्स्ट, सबसे पहला फर्स्ट इवोल्यूट है, पहला इवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट है। फिर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, फिर क्या है, इंटेलेक्ट है। अब एक और चीज, बुद्धि को ये नहीं समझना है कि वो हमारा कॉन्शियसनेस है, नहीं। क्यों? बुद्धि क्या है, एक तरह का मटेरियल है, जबकि कॉन्शियसनेस क्या है, इटर्नल है। ठीक है, अगर हम इम्पॉर्टेंट फंक्शन बुद्धि का बात करें, तो बुद्धि का इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही है, डिसीजन लेना, जो कि हमारे मेमोरी का एक्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी एक्ट। ठीक है, और ये जो है हेल्प करता है हमको नोअर, यानी नोअर कौन है, पुरुषा है ना, और नोन कौन है, प्रकृति। इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे सत्व जो है प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, बुद्धि में सत्व क्या है, प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बुद्धि में सत्व जो है वो प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है। और हम लोग इवोल्यूशन में बात ही किए थे कि अलग एक दूसरे पे जैसे जैसे वो होगा। नेक्स्ट है अहंकार। अहंकारा क्या है, ये नेक्स्ट इवोल्यूट है, यानी इसको सेकंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन था, ये सेकंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन है। और ईगो को आई, माइन, क्योंकि हाँ मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये ईगो है। ठीक है, और ईगो के कारण ही जो पुरुषा है वो ये अपने आप को एक एजेंट मानने लगता है, मतलब उसमें एक डिफेक्ट आने लगता है, क्योंकि वो कुछ नहीं है। लेकिन पुरुषा ईगो के कारण, मैं के कारण अपने आप को क्या मानने लगता है, एजेंट मानने लगता है, और जिसके कारण रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, हमारे माइंड में रिफ्लेक्शन होने लगता है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और फिर उसका नेचर डिटरमाइन करने लगता है, तो ये चीज़ है। ठीक है, ऐसे तो पुरुषा हमारा क्या है, कोई कैरेक्टर नहीं है इसका, ना कॉज है ना इफेक्ट है, लेकिन इस ईगो के कारण पुरुषा में क्या हो जाता है, कैरेक्टर आ जाता है, वो अपने आप को एक्टिव एजेंट मान लेता है, और इस एक्टिव एजेंट के कारण अपने आप को एजेंट मान लेता है, तो इसके कारण इसके कुछ नीड हो जाता है, उसका कुछ ड्राइव हो जाता है ना, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है अपने आप को, जो कि ऐसा होता नहीं है। बट ये हुआ किसके कारण, अहंकार के कारण। और ये किसका इफेक्ट हुआ, ये हमारे रजस का इफेक्ट हुआ। ठीक है, और अहंकार को प्रैक्टिकल एलिमेंट भी कहते हैं बुद्धि का। ठीक है, बुद्धि का प्रैक्टिकल एलिमेंट, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था, बुद्धि क्या था, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और अहंकार क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं मानस। नेक्स्ट जो थर्ड इंक्लूड हुआ, मानस, जिसको कि माइंड भी कहते हैं। ठीक है, फिर ये थर्ड इवोल्यूट है यहाँ से। ठीक है, इसको माइंड भी कहते हैं। ये ना ही एटर्नल है यानी फॉरएवर है, और ना ही एटॉमिक है। ठीक है, क्योंकि एटम भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्रिएट नहीं होता, तो एटॉमिक भी नहीं है। ये क्या है, पार्ट्स में कंस्टिट्यूट है, और इसीलिए किसके कांटेक्ट में आता है, सेंस ऑर्गन्स का, यानी माइंड के बाद क्या आया हमारा, सेंस ऑर्गन्स। ठीक है,
माइंड जो क्या करता है, इस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी सेंसेस किया है उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करता है, उस सेंस के डाटा को सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है, हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको, ठीक है। तो छठा से 10वां क्या है हमारा, सेंस ऑर्गन्स है, जिसको हम लोग ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स है। अब ये जो है 5 सेंस ऑर्गन्स, ये क्या करते हैं, कर्म इंद्रिया करते हैं, ठीक है, कर्म करते हैं। तो वो कौन सा कर्म है, मोटर ऑर्गन्स, स्पीच, हियर है तो स्पीच, टचिंग, ग्रास्प, कोई चीज़ को लेते हैं, सीइंग, वॉक, टेस्टिंग, है ना। तो उस तरह से ये सारा ये हमारा क्या कर्म है, ठीक है। जो कि हमारे क्या डिसाइड करता है, हमारे माउथ इन सब चीज़ों में डिसाइड करता है, ठीक है। और ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि अब यहाँ पे इससे क्या है, पुरुषा रिफ्लेक्ट होने लगा, अपने आप को एक्टिव एजेंट मान रहा है। और जब पुरुषा अपने आप को एक्टिव एजेंट मान रहा है तो उसको नीड चाहिए, उस नीड के लिए उसने अपने माइंड को एक्टिव किया, माइंड को एक्टिव करके सेंस ऑर्गन से जो भी दिखा उसको सिंथेसाइज किया, और उस सिंथेसाइज के लिए उसको कुछ चाहिए। अरे भाई सुनने के लिए उसको सुना, तो सुनने के लिए क्या सुनेगा, उसको कोई स्पीच चाहिए, तो वो अपना एक डिजायर यानी वो खुद ये कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करने लगता है, ठीक है। ऑर्गन्स चाहिए उसको ताकि वो अपना एक्सपीरियंस जो है, अपना नीड जो है पूरा कर सके इन सब चीज़ों से, ठीक है। फिर आता है तन मंत्रा, और तन मंत्रा में क्या, साउंड, स्पर्श, साउंड को शब्द भी बोलते हैं, टच को स्पर्श बोलते हैं, फॉर्म को रूपा बोलते हैं, टेस्ट को रस बोलते हैं, और स्मेल को गंध बोलते हैं। और ये सब के सब सब्टल हैं, क्यों, क्योंकि ये सब एलिमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, परसीव नहीं कर सकते हैं, मतलब परसेप्शन इनका नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको अनुमान लगा सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं। कोई चीज़ का आवाज़ हम सुन सकते हैं, परसेप्शन उसका नहीं रख सकते हैं, है ना। हम कोई चीज़ को टेस्ट करके अनुमान लगा सकते हैं, खट्टा है, तीखा है, ऐसा है ना, तो इन्फर्ड किया जा सकता है, ठीक है। और जो सांख्या स्कूल है वो ये देखा कि ये जो 5 क्या है, 5 तन मंत्रा है, इनसे किसका ओरिजिन हुआ है, महाभूताज का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। 21 से 25 किसका, महाभूताज का। एयर यानी वायु, स्पेस यानी कि हमारा क्या हो गया, आकाश, फायर यानी अग्नि, वाटर यानी जल, और अर्थ यानी पृथ्वी। और इनका रिस्पेक्टिव क्वालिटीज क्या है, टच, कलर, साउंड, टेस्ट, क्योंकि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इन्हीं से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा क्या, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर है। एक बार मैं फिर से इस पूरे स्लाइड को कर देती हूँ, आई नो तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि जो पहली बार पढ़े, जो एक आध बहुत बार पढ़ चुके आई नो उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आ जाओ, एक लास्ट बार इसको मैं कर देती हूँ, तो आ जाओ। देखो हमको क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले याद रखना है पुरुषा। देखो फ्रेंड, जैसे जैसे मैं स्टोरी बताती हूँ वैसे याद रखोगे, एकदम याद हो जाएगा। पुरुषा जो कि इनएक्टिव है और क्या है, कॉन्शियस है, ठीक है, और ये अकेले कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकता है। फिर आया प्रकृति जो कि क्या है, अनकॉन्शियस है, एक्टिव भी बोल सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, मटेरियल है। बट जब पुरुषा और प्रकृति पास में आते हैं, साथ आते हैं, नियर आते हैं, तब ये किसको इवोल्यूट करते हैं, एक नया चीज़ इवोल्यूशन होता है। जैसे मैन का इवोल्यूशन हुआ था मोंकी इन सबसे, दूसरी तरह से पुरुषा और प्रकृति जब पास आते हैं तो किसका इवोल्यूशन होता है, बुद्धि। और बुद्धि क्या है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जिसको हम लोग माइंड भी इंटेलेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर बुद्धि जहाँ पे क्या डोमिनेट हुआ, सत्व डोमिनेट हुआ, ठीक है। अब आया अहंकार, बुद्धि से सेकंड इवोल्यूट क्या आया, अहंकार, ईगो, आई, ठीक है। और ये आई जो जैसे ही ईगो क्रिएट हुआ वैसे ही पुरुषा जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जब पुरुषा इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है तो इसका खुद का कुछ ना कुछ नीड हो जाता है, डिज़ायर हो जाता है, जिसको ये पूरा करना चाहता है, और पूरा करने के लिए अपना कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करने लगता है। पहले तो ये क्या था, कॉज था प्रकृति, और पुरुषा क्या था, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, कुछ नहीं था, कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं था। लेकिन चूंकि ईगो के कारण पुरुषा में कोई कैरेक्टरिस्टिक आने लगा, और इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण अब इसको अलग अलग चीज़ चाहिए अपने डिजायर्स, नीड को फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या आया, माइंड। और माइंड क्या है, माइंड जो है वो सिंथेसाइज करता है किसको, सेंस के डाटा को, यानी सेंस ऑर्गन जो भी देखता है, सुनता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, उसके डाटा को माइंड सिंथेसाइज करता है। और ये सेंस ऑर्गन्स के लिए क्या चाहिए, मोटर ऑर्गन। तो मोटर ऑर्गन आया जिसमें स्पीच, ग्रास्प, वॉक, और इस मोटर ऑर्गन का ओरिजिन कहाँ, मोटर ऑर्गन्स क्या किया, साउंड, टच,
फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, और ये जो तन मंत्र है ये किसका बेसिक बना, महाभूताज का बेसिक बना। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें कॉज कौन है, इफेक्ट कौन है, तो देखो हम लोग देखिए कि बोथ कॉज एंड इफेक्ट हमारा क्या है, ये सिर्फ कॉज है, ये नाइदर कॉज नॉट इफेक्ट है। अब हम लोग बात करें अगर बोथ कॉज एंड इफेक्ट की, तो बोथ कॉज एंड इफेक्ट में हमारा सेंसरी ऑर्गन, क्योंकि फ्रेंड्स सोचो, खुद सोचो, सेंसरी ऑर्गन देखेगा कोई चीज़ तभी तो कुछ इफेक्ट क्रिएट होगा, तो ये कॉज भी और इफेक्ट भी है। माइंड भी किससे रिलेटेड है, सेंस ऑर्गन से, तो ये भी क्या है, कॉज भी है और इफेक्ट भी है। और एक्शन ऑर्गन, यानी ये तीनों जो है 5 से लेके 5th नंबर से लेके 15 नंबर तक हमारा क्या है, कॉज भी है और इफेक्ट भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंस ऑर्गन से कोई चीज़ कारण कब बनेगा, जब हम कोई चीज़ को देखेंगे और वो देख करके ही तो हम कोई इफेक्ट लाएंगे, तो इसलिए ये कॉज भी और इफेक्ट भी है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। ठीक है, तो यानी 5 से 15 ये क्लियर हो गया। प्रकृति क्या है, कॉज सिर्फ कारण, पुरुषा क्या, ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट है। और ये जो माइंड, सेंस ऑर्गन और मोटर ऑर्गन क्या है, कॉज भी है और इफेक्ट भी है। ठीक है, सॉरी 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 कॉज तो हम लोग ऊपर ऑलरेडी प्रकृति को देख चुके थे ना, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे लिए सिर्फ क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, पेन से लिखने में दिक्कत होता है ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ खुद ही, एक्चुअली मेरे पास वो टैब नहीं है पेन वाला, तो इसीलिए। हाँ देखो, कॉज तो हम लोग यही देख लिया। अब यही कारण ना इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो इफेक्ट किसके द्वारा क्रिएट करेगा, तो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा, माइंड के द्वारा, मोटर, क्योंकि काम तो यही करेगा, तो इसीलिए इफेक्ट इससे होगा, यानी इन तीनों से सिर्फ इफेक्ट होगा। अब ये जो दो बचा तो ये क्या होगा, हमारा बोथ होगा, कॉज भी होगा और इफेक्ट भी होगा, बोथ कॉज एंड इफेक्ट होगा, जिसको हम लोग प्रकृति विकृति भी कहते हैं। क्यों बोथ कॉज एंड इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो शब्द रूपा कौन ही है, हम कोई शब्द सुनेंगे कहाँ पे, कोई ना कोई इफेक्ट होगा, हमारे बोलने से, कुछ पे, हमारे हरकत से, हमारे किसी वर्क से, किसी टेस्ट से, किसी चीज़ों से कुछ ना कुछ कॉज, कुछ खाएंगे इफेक्ट हुआ। ठीक है, देखे ये सब इफेक्ट हुआ, हम सुने कुछ, कोई ना कोई कॉज हुआ होगा, उस कॉज का कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ होगा। हो सकता है हमारा इफेक्ट कहाँ पे हो सकता है, अर्थ पे, वाटर पे, फायर पे, कोई भी इफेक्ट होता है। हम लोग इतना पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे कुछ भी, अगर इस एग्जाम्पल से समझे तो ये क्या कर रहा है, कॉज भी ला रहा है और इफेक्ट भी ला रहा है ना। बट सेंस ऑर्गन सिर्फ क्या कर रहा है, इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम कोई चीज़ को, प्रकृति क्या क्या कॉज कर दिया, उस चीज़ का कारण बन गया, लेकिन इफेक्ट के लिए हमको कोई चीज़ चाहिए जिससे हम उस चीज़ को कर सके, तो वो क्या है, सेंस ऑर्गन। और यहाँ तन मंत्र और महाभूतास क्या है, ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉज भी है और इफेक्ट भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 एलिमेंट्स। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने की बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आप पॉज करके 3-4 बार मेरी बातों को सुन लो और नोट कर लो, मैंने जो जो कीवर्ड्स बोला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसके लिए मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप ये कहीं भी खोजोगे, इतना एक एक चीज़ को मैंने जैसे इलॉबोरेट किया है अच्छे से कि बुद्धि का और क्या कीवर्ड्स होता है, अहंकार का, ये जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अब आते हैं एपिस्टेमोलॉजी क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज। मेटाफिजिक्स खत्म हो गया, मेटाफिजिक्स में क्या था, पुरुषा क्या है, प्रकृति क्या है, इवोल्यूशन क्या है, और फिर थ्योरी ऑफ कॉजेजन क्या है। ये 4 पॉइंट हमको मेटाफिजिक्स में पढ़ना है सांख्यिक। और एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी में क्या पढ़ना है हमको, 3 तरह का सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज होता है, परसेप्शन, इन्फेरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। परसेप्शन जो हम लॉजिक में पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष, सविकल्पा, निर्विकल्पा बोल सकते हो। ठीक है, परसेप्शन में प्रमाण जो ये सब था, फिर उसके बाद इन्फेरेंस की बात कर सकते हो। ठीक है, अनुमान जो हम लोग अनुमान के अंदर इंडर में पढ़ते हैं, और फिर वर्बल टेस्टिमनी, यानी ये 3 था हमारा। यहाँ पे डायरेक्ट सेंस पर्सन, डायरेक्ट सेंस से हम लोग करते हैं, यहाँ लॉजिकल इन्फेरेंस करते हैं, और यहाँ वर्बल टेस्टिमनी इन शब्दा। ठीक है, जिसको अपता वाक्य भी कहते हैं, अपता वाक्य। ठीक है, पेपर 1 में पढ़ोगे ये अपता वाक्य। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अब एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग ये भी बात कर लेते हैं, एपिस्टेमोलॉजी हमको ये भी बोलता है साथ ही साथ कि हमको क्या है, बॉन्डेज और लिबरेशन का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमको सांसारिक वस्तु से जो जंजीर यानी जो बंधन है उसका भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और जो मुक्ति है, जो दुख दर्द से मुक्ति का कारण है, उसका भी पता होना चाहिए। तो हम
सांख्य स्कूल फिलोसफी की बात करें तो बॉन्डेज किसके कारण होता है, जब हम किसी वर्ल्डली जो दुनिया का जो वस्तु है या संसार का जो वस्तु है उससे अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि यार वो मेरा पपी है ना, वो मेरा डॉगी है, वो मेरा कैट है, वो मेरा सामान है। जब इस तरह का करें तो हमको बॉन्डेज हो जाता है। लेकिन लिबरेशन क्या है, जब हम दुनिया के वर्ल्डली सफरिंग एंड पेन, दुनिया से दुख और दर्द से दूर हो जाए, अलग हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तब होता है लिबरेशन। और लिबरेशन कितने तरह का होता है, 2 तरह का, जीवन मुक्ति और विदेहा मुक्ति। अगर हम दुनिया में रहते हुए इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं, कोई भी चीज़ का मोह माया नहीं है, तो वो होता है जीवन मुक्ति। लेकिन अगर हम डेड यानी मरने के बाद हम लाए तो उसको कहते हैं विदेहा मुक्ति। तो देखो, वन कैन अटेन जीवन मुक्ति कब, जब हम दुनिया में रह रहे हैं, लिविंग इन द अर्थ, है ना, और फिजिकल बॉडी है हमारे पास, यानी हमारा शरीर हमारे साथ है। लेकिन विदेहा मुक्ति कब है, ये भी फ्रेंड्स आया हुआ क्वेश्चन है कि जीवन मुक्ति कब होता है और विदेहा मुक्ति कब होता है। इस तरह से कुछ ऑप्शन था, जो अटेन ओनली आफ्टर डेथ, ठीक है, तो ये होता है विदेहा मुक्ति, ठीक है, जिसको कि हम लोग किसके ना, जब ये विदेहा मुक्ति तो इसको हम लोग कैवल्य भी बोलते हैं, यानी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिबरेशन, ये सबसे बड़ा लिबरेशन का फॉर्म है। और यही एपिस्टेमोलॉजी है सांख्य की, यानी सांख्य का एपिस्टेमोलॉजी क्या क्या है, पहला तो 3 सोर्स है, वॉलिड नॉलेज का, परसेप्शन, इन्फेरेंस और वर्बल टेस्टिमनी। फिर उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी में बॉन्डेज और लिबरेशन के बारे में बताया है। बॉन्डेज क्या है, जब हम वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से अटैच हो जाते हैं, और लिबरेशन क्या है, जब हम इन सब से दूर हो जाते हैं। और लिबरेशन भी कितने तरह का, 2, जीवन मुक्ति, जब जीवन में रह के यानी दुनिया में रह के हमको संसार की किसी वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, वो होता है जीवन मुक्ति। और विदेहा मुक्ति क्या है, जब हम दुनिया में रह के संसार के दुनिया में ना रहे, यानी दुनिया छोड़ दें, यानी हमारा डेथ हो जाए, तो हम ये विदेहा मुक्ति अटेन कर सकते हैं, जिसको कि कैवल्य भी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्जियोलॉजी। तो एक्जियोलॉजी कितने तरह के, 3 तरह के, जिसको 3 तरह के होते हैं। पेन एंड फ्री, जब हमको पेन और सफरिंग से फ्रीडम मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दुख तरह। और दुख तरह कितने हैं, फिजिकल, ठीक है, भौतिक, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल, ठीक है, ये आध्यात्मिक, ये फिजिकल। तो ये सारा हमारा क्या है, दुख तरह है, ठीक है, भौतिक, आध्यात्मिक, और इसको हम लोग डिवाइन फिलॉसफी भी कहते हैं, डिवाइन डिसऑर्डर, ये सब, ये 3 फोल्ड से मेजरी है, ठीक है, मतलब फ्रीडम होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं दुख तरह, ठीक है। तो ये है हमारा एक्जियोलॉजी। तो ये तीनों तेजी का। अब बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन में। तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, सबसे जो हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन मेनली हमारा किस पे डिपेंड होता है, एपिस्टेमोलॉजी में, क्योंकि जो वो नॉलेज गेन करने को कहेगा वही हमारे लिए एम्स ऑफ एजुकेशन का बेसिस बनेगा। तो वो क्या बोलता है कि वो हम ये डिस्टिंक्शन कर सके पुरुष और प्रकृति के बीच में, तो डिस्क्रिमिनेशन हमको आना चाहिए पुरुष और प्रकृति के बीच में, ताकि हम साल्वेशन यानी लिबरेशन हो सके, ठीक है। फिर एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, ऐसे इंडिविजुअल को कैपेबल करना ताकि जो उसके अंदर खुद पहले से व्यक्तित्व है वो बाहर निकल सके, कैपेबल हो सके, है ना, उसको अटेन कर सके। तो ये है उसका एम्स ऑफ एजुकेशन। करिकुलम की बात करें तो नेचुरल साइंस पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेचुरल साइंस किसमें है, प्रकृति और पुरुषा के बीच में। प्रकृति को समझने के लिए हमको प्रकृति और पुरुषा को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसीलिए नेचुरल साइंस पे फोकस करता है। फिजिकल साइंस पे फोकस करता है, योगा पे फोकस करता है, क्यों, क्योंकि जो हेल्दी आदमी होगा या जो फोकस्ड इंडिविजुअल होगा वही सिर्फ साल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। फिर मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, अब चूंकि ये हमारे 25 एलिमेंट में कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सारा इंद्रिया से रिलेटेड ही है, सेंसेस से ही रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा ताकि सेंसेस का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए जिसमें कि प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल वर्क हो, ये सब हो, तो या लॉजिकल रीजनिंग हो, ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। फिर डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, खुद सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। सांख्य जो उच्च स्तर के अनुशासन की सलाह देता है, हाईएस्ट डिसिप्लिन, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, और साथ ही वो स्वयं भी होना चाहिए, सेल्फ इम्पोज होना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ टीचर की बात करें तो रोल ऑफ टीचर क्या है, ऐसा जो हमारे छुपे हुए अंदर का जो पोटेंशियल है किसी चाइल्ड में उसको बाहर निकाल सके, फैसिलिटेट कर सके, ठीक है। और प्लेस ऑफ स्टूडेंट का बात करें तो वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए एजुकेशन उनके लिए, और इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। तो ये सारा सांख्या का हमारा कीवर्ड्स था, ठीक है।
तो आज ये सब तो बहुत आसान है, ये सबसे उतना पूछता भी नहीं है, एक आध क्वेश्चन, बट मेनली हमारा इस पूरे संख्या में एक्सियोलॉजी, बॉन्डेज और लिबरेशन, एपिस्टेमोलॉजी, ये 25 एलिमेंट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें साथ में ये याद करना भी इंपॉर्टेंट है, कॉज कौन सा है ये, ठीक है ना, कॉज ना इफेक्ट कौन सा है पुरुषा, क्योंकि ये क्या है इनएक्टिव है, इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लेकिन कब अगर कोई पूछे कि पुरुषा में कैरेक्टरिस्टिक कब आता है, तो कब आता है अहंकार के टाइम पे आता है, जब अहंकार आ जाता है हमारे मन में, ठीक है, किसी चीज़ से अटैचमेंट होने लगता है, आई ये मेरा है, चलो ये मेरा है, ऐसे करके, ठीक है। और फिर इफेक्ट कौन है, तो माइंड, सेंस ऑर्गन और मोटर ऑर्गन, क्योंकि ज़्यादा किसी कारण के बारे में ज़्यादा इफेक्ट यही दिखाएगा, हमारा आँख देखेगा तो ये इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये इफेक्ट है। और बोथ कॉज एंड इफेक्ट कौन सा है, ये है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैंने ट्रिक भी दिया है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सब हमारा यह है, ठीक है। फिर इवोल्यूशन में ये याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। फर्स्ट इवोल्यूट कौन सा है, तो महत्व। सेकेंड इवोल्यूट कौन सा है, अहंकार। पुरुषा और प्रकृति जब तक नियर नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रकृति क्या है, अनकॉन्शियस है और इसलिए अपने क्रिएशन को खुद इंजॉय नहीं कर सकती है, लेकिन उसको इंजॉय करने के लिए कोई ना कोई कॉन्शियस एलिमेंट चाहिए, तो वो कौन है, पुरुषा, और यही सपोर्ट करता है पुरुषा के एग्जिस्टेंस को, ठीक है। तो ये सारा था, हम लोग उन्नास पढ़ चुके हैं, इसका रिवीजन ऑलरेडी आज कर चुके हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो और फ्रेंड्स, मैंने ये सोचा है कि ठीक है, क्योंकि चूँकि हर ये में अगर हम बात करें तो अगर इस पूरे एक टॉपिक सांख्य की बात करें, इसके अंदर 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ इस पे बेस्ड है, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और कुछ नए भी। तो मैं रोज़ आपको टेलीग्राम पे 15 क्वेश्चंस देती हूँ, 15 नहीं 6 से 7, कल मैंने 7 क्वेश्चन दिया था और आज भी आज के टॉपिक को मिक्स करके फिर से 7 क्वेश्चन दूंगी, यानी एक टॉपिक से नए 15 क्वेश्चन, न्यू 15 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो छोड़ दो, वो मैं अलग से करवाऊंगी, न्यू 15 क्वेश्चन छोड़े, उनको प्लीज़ सॉल्व करो वीडियो देखने के बाद, तुम्हारे माइंड में वो बैठा रहेगा। यही टेक्निक अपनाओगे तभी, ये सारा स्ट्रैटेजी ही है कैसे पढ़ना है पेपर 2 के लिए। पेपर 1 आपको जैसे समझ में आए वैसे पढ़ो, लेकिन पेपर 2 के लिए अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे ना तो पेपर 2 भी आपको मार्क्स आपको पास करा सकता है ना फ्रेंड्स। तो बस जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। आज का कोई भी टॉपिक कल मैं, अगर आप बोलोगे इफ़ यू फील कि हाँ कल ये टॉपिक पे डाउट है, तो कल डाउट क्लियरिंग सेशन और इससे रिलेटेड जो मैंने 8-12 MCQ उस पर दिया है टेलीग्राम पे, वो लेकर के आऊँ और समझाऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, तो कल डाउट क्लियरिंग सेशन रख देंगे, उसमें जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इस पर, ठीक है। नहीं तो फिर न्यू टॉपिक, यानी कि हमारा जो नया टॉपिक है सांख्या के बाद जो भी टॉपिक होगा, योगा फिलोसफी करेंगे, वो तो बहुत छोटा है, वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। या फिर सांख्या और योगा दोनों से रिलेटेड आप डाउट को कलेक्ट करना, योगा के बाद मैं आपको डाउट लेकर के नेक्स्ट क्लास में आऊँगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और कुछ आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने का कोशिश करती हूँ, ठीक है। और कोई भी पॉइंट फ्रेंड समझ में नहीं आया, टू बी फ्रैंक यू कैन टेल मी, आप मुझे फ्रैंकली बोल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ खुद भी तो इम्प्रूव करूँगी ना, आपके लिए तो अच्छा और कंटेंट लेके आऊँगी और खुद भी इम्प्रूव करूँगी, तो इसलिए मुझे बोलना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।